नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम कक्षा 8वीं की गणित का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम इसका अध्याय 4 समझेंगे। इसमें दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पर है आंकड़ों का प्रबंधन जो ये अध्याय दिया गया है। तो सबसे पहले तो यही है कि आंकड़े होते क्या हैं। तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए शहरों का तापमान है, चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके वोटों की संख्या है, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जैसे विद्यार्थियों की संख्या, उनकी ऊंचाई, उनको किसी परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंक। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो एकत्रित की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, आंकड़े बोले जाते हैं उनके लिए। ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं आंकड़े। अब इन आंकड़ों में बात आती है परिसर निकालने की। तो यहाँ देखें, उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं तो वो परिसर ज्ञात हो जाता है या परिसर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें कि आंकड़े दिए गए थे। ये आंकड़ों को सबसे पहले सुसंगठित रूप में, यानी उसको या तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, किसी में भी इनको रख लेते हैं और जो सबसे बाद वाला बड़ा वाला मान होता है उसमें से सबसे आगे वाले छोटे मान को घटा देते हैं। तो यह कहलाता परिसर। परिसर यहाँ इसका सूत्र भी समझ लीजिए, उच्चतम प्रेक्षण ऋण न्यूनतम प्रेक्षण। तो इस प्रकार से हमें इनको लिखना भी पड़ता है। ठीक है। इसके बाद देखें माध्य क्या होता है। जब हमारे पास आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं तो माध्य क्या होता है। तो माध्य होता है सभी जो आंकड़े हैं उन सभी का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये भी सूत्र है, इसको भी आप बिल्कुल याद करके ही रखिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है बहुलक की। बहुलक ऐसे मान होते हैं, जैसे प्रेक्षण हमने रख लिए, इन प्रेक्षणों में जो सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 कितने बार आया, 10, 8 एक एक बार आए, 7 3 बार आया है ना। तो 7 जो है इस आंकड़ों का बहुलक होगा। अब आती है बात माध्यक की। यहाँ देखें माध्यक। माध्यक क्या होता है, तो सबसे मध्य वाला मान जो होता है वो माध्यक कहलाता है। यदि आंकड़ों की संख्या विषम है तो मध्य का मान आ जाएगा, और यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो हम क्या करेंगे, मध्य के जो दो मान होंगे उनको जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, औसत निकाल लेंगे। बस यही हमारा माध्यक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे। यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाते हैं। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमें छांट करके लिखना होता है, और यहाँ पर जो गोले दिए रहते हैं इनको भी भरना है। ठीक है। तो ये एड ग्रेड में ही इनको गोलों को यानी हमें भरना है। ऐसे हमें वार्षिक परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते कि गोले भरिए, लेकिन अभी पूछे जा रहे हैं। यदि कोई कंपटीशन परीक्षा आप देते हैं, जैसे कि मीन्स का मेरिट की परीक्षा है, तो मीन्स का मेरिट परीक्षा में ये OMR सीट इसी प्रकार से भरना होती है। तो इनका अभ्यास अभी से कराया जा रहा है। जो विद्यार्थी मीन्स का मेरिट की परीक्षा देंगे उनके लिए ये हमें OMR सीट भरना पड़ती है। तो जो मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है, ये होती क्या है, पहले भी मैं सभी विद्यार्थियों को बता चुका हूँ कि मीन्स का मेरिट परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें शासन प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देती है स्कॉलरशिप। यानी एक साल में 12,000 रुपया सीधे इकट्ठे आपके खाते में जमा कर देती है। ऐसे 9वीं से 12वीं तक ये दी जाती है स्कॉलरशिप। तो ज़रूर आप जो है इस फॉर्म को भरिएगा। कौन सा, मीन्स कम मेरिट की परीक्षा। मीन्स कम मेरिट की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, कब फॉर्म भरे जाना है, बस इसकी डेट अभी निश्चित होना है और कब परीक्षा होनी है। तो जैसे ही वो उसकी डेट आती है और नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं आपको इसी चैनल पर आपको समझा दूंगा। ठीक है। चलिए अभी समझते हैं हम अपने प्रश्नों को। इसमें दिया गया है कि संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेख का निरूपण किससे किया जाता है। तो पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट आगे देखेंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट के माध्यम से इस पर जो आंकड़े होते हैं उनको दर्शाया जाता है। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चित्र आलेख से होता है। किससे, चित्र आलेख से। और सी में दिया गया है, और यहाँ पे सी वाला हम इसको ब्लैक करते जाएंगे। जब एक पासा फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता भी हमने पढ़ी है कक्षा 7वीं में, लेकिन नहीं याद होगी। लेकिन प्रायिकता को भी थोड़ा सा समझ के चलें कि जो हम पासा रहता है, हमारा पासा यानी जो छकड़ी रहती कहना चाहिए, उसमें 6 अंक रहते हैं। जब हम उसको फेंकेंगे तो कोई ना कोई अंक ऊपर आएगा, है ना। तो 2 आने की प्रायिकता, जब ऊपर
एक 2 अंक आना है तो उसके लिए प्रायिकता हो जाती है 1/6 की। 6 कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारा जो पासा होता है उसमें 6 अंक होते हैं, 6 में से 2, तो 6 में से 2 आने की प्रायिकता यानी 2 जो है 1 अंक है, ठीक है ना? 2 बार या 3 बार नहीं आता है, 1 ही बार आता है, तो 1/6 हमेशा प्रायिकता लिखी जाएगी। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 4, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए सिक्के में 2 ही उसके फेस होते हैं, ठीक है, एक तरफ चित्त होता है, दूसरी तरफ पट्ट होता है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी चित्ताने की वो 1/2 हो जाएगी, जो कि बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 इसको समझिए। यहाँ पर देखें प्रश्न क्रमांक जो इसका 5 दिया गया था और इसमें दिया गया है कि राहुल, वरुण और अनिल तीनों एक रंगीन पहियों को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीतता है, तीर नीले रंग पर रुकता है वरुण जीतता है, यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीतता है, ठीक है ना? सबके जीतने की प्रायिकता अलग अलग। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन से रंगीन पहिए का प्रयोग किया जाना चाहिए? देखिए अब 3 रंग हैं तो तीनों रंग जो है क्रमवार होना चाहिए और तीनों रंग को बराबर मात्रा में होना चाहिए। तो यहाँ देखें, यहाँ सबसे पहले पहिया जो दिया गया था, इस पहिए का हमें उपयोग नहीं कर पाएंगे। पहले वाले का क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसमें हरा 2 बार आया है तो ये 2 पे रुक जाएगा। यहाँ देखें तो लाल रंग और हरा रंग 2-2 बार आ गया है, लेकिन नीला 1 बार आया है, तो इनका हम उपयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से देखें, इसमें देखें तो नीला रंग 2 बार आ चुका है, लाल रंग 2 बार 3 बार आ चुका है और यहाँ हरा 1 ही बार है, तो इस पहिए का भी उपयोग नहीं करेंगे। अब ये देखें तो इसमें 2 बार हरा आया है, 2 बार नीला आया है, 2 बार लाल आया है, अतः हम किस पहिए का प्रयोग करेंगे? इस चौथे वाले पहिए का प्रयोग करेंगे, ताकि ये न्याय संगत है, दोनों को बराबर बराबर है उसमें रंग दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यानी इसका चौथा पहिया हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। देखिए प्रत्येक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्यों? क्योंकि यदि आप सीधे सीधे उतार लेते हैं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। प्रश्न समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि देखिए वार्षिक परीक्षा में भी आपको समझ करके ही लिखना पड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि जो ये प्रश्न अभी इसमें दिए गए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अभी से समझते चलिए। और इसी चैनल के माध्यम से मीन्स का मेरिट परीक्षा की भी तैयारी की जा रही है। इस गणित को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि नवंबर में फर्स्ट वीक में परीक्षा होती है, बिल्कुल निश्चित रहता है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसके इच्छुक हैं कि हमें परीक्षा देना है, तो जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उन्हीं को मात्र परीक्षा देने के लिए मिलती है। तो देखिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते चलिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें दिया गया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद हैं, 3 पीले गेंद हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखिए गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8। पहले तो कुल गेंद है, यहाँ पे 5 और धन 3 बराबर 8 लिख लें। लाल गेंदें कितनी हैं? 5। 5 लाल गेंदें प्राप्त करने की प्रायिकता तो 5/8 हो जाएगा, अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 5/8 होगी। ठीक इस प्रकार से प्रायिकता लिखना है। ये बिल्कुल 1 मिनट या कहना चाहिए कि आधे मिनट के में भी समझ में आ जाता है कि हमने यदि यहाँ पे प्रश्न को समझा है तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासा फेंका जाता है तो अब उसमें 5 से बड़ी एक संख्या 5 से बड़ी एक संख्या 6 होती है, तो इसकी प्रायिकता 1/6 होगी, क्योंकि 5 से बड़ा एक अंक ही है 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है। अब देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 5 तो हो सकती है, तो 1 से लेकर के 5 तक कितने अंक हो जाएंगे? तो ये देखना कितने अंक हो जाएंगे। संख्या नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो 5 से बड़े हमारे अंक हो जाते हैं। 1 होगा माने 5 से बड़ा हमारा एक ही 6 अंक होगा, और 5 से बड़ी संख्या नहीं होगी 1 2 3 और 4। ये 5 से बड़े नहीं होंगे, तो ये 4 अंक 5 से बड़े नहीं होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब देखें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह 2 होती है। क्या होती है? 2। सम संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 4 और 6। 2
4 और 6। तो इनकी प्रायिकता में यहाँ देखें 6 में से 3 अंक, यहाँ देखें 6 में से 4 अंक, यहाँ देखें 6 में से 1 अंक। तो अब हमें क्या करना है, इनकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ आगे देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम उत्तर के रूप में लिख देंगे कि 5 से बड़ी एक संख्या 6 है, अतः प्रायिकता 1/6 होगी। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, इसमें 1 2 3 4 अंक होगी, इसकी प्रायिकता 4/6 होगी, क्योंकि 4 अंक हैं, 5 से बड़े नहीं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 की प्रायिकता 1/6 होगी। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 4 6, ठीक है ना, सम संख्या में 2 4 6 आ रहे हैं इस पासे में, तो इनकी प्रायिकता 3/6 होगी, क्योंकि ये 3 अंक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 8 दिया है कि निम्न दंडालेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई जा रही है। तो दंड आलेख देख करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखें नीचे ये शैक्षिक वर्ष दिए हैं कि 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8 में ये दंड आलेख खड़े कर दिए गए। ठीक है ना। और यहाँ देखें कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या, ये क्रम से एक पैमाने के अनुसार ही लिखना पड़ती है, यानी 50-50 के अंतर से बनाए हैं, 50-50, 100-100 ऐसे अंतर से विशेष अंतराल चुन लिया जाता है। तो 0 से 50, 100, 150, 200, 50-50 ऐसे जोड़ते हुए आगे लिखेंगे। अब ये यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो यहाँ देखें हम इस प्रकार से लिख देंगे कि इस जो दंड आलेख हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या की सूचना दी जा रही है कि इसमें कितने विद्यार्थी किस उसमें दिए गए हैं सत्र में या किस वर्ष में। बस 2000 यहाँ पूछा था किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है, तो 2004-5 में संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। इस वर्ष ज़्यादा विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया। वर्ष 2007-8 में विद्यार्थियों की संख्या जो थी अधिकतम थी। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी, वर्ष 2007-8 में। बताइए सत्य कि यह सत्य है या असत्य कि 5 और 6 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की अपेक्षा दुगनी है। नहीं, यह कथन असत्य है। क्या लिख देंगे, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों से देखें कि कब अधिकतम संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कब अधिक प्रवेश लिया गया है। तो यहाँ देखें, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एकदम आप 200 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। तो 2004-5 में बहुत अधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है और यहाँ क्रम से धीरे धीरे बढ़ते गए हैं, यानी यहाँ से आंकड़े हम मिलाएं तो 50-50 के अंतराल से ही बढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर 100 से सीधे 200, यानी 200 का यहाँ पे अंतर आ गया था सीधा। ठीक, इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। चलिए आगे देखिए, जो अगला प्रश्न है इसमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक हमारा 9 प्रश्न में देखें, यहाँ देखें इसमें भी आंकड़े दिए गए हैं। द्विदंड आलेख है, इसमें एक आपको लाल से एक नीले को क्रमशः दिखाया गया है। तो 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। इस दंड आलेख को देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखें एक विद्यार्थी है, वो 2005-6 और 2006-7 में परीक्षा दे रहा है, क्योंकि वो एक बार मान लीजिए फेल हो गया, ऐसा समझिए। तो यह दो दंड आलेख बनेगा उसका कि पहले वर्ष उसको कितने अंक मिले और द्वितीय वर्ष में उसको कितने अंक मिले। 2 सालों का यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है। तो एक विद्यार्थी है, एक वो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं यहाँ पे, तो अंकों को 10-10 के अंतराल से दर्शाया गया, उसके अनुसार ये दंडालेख बनाया। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी जा रही है। तो एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में, जो उसके 6 विषय होते हैं, उनमें प्राप्त किए गए अंकों की सूचना दी जा रही है। ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इस द्विदंडालेख में इस द्विदंड आलेख द्वारा जो यहाँ पर सूचना दी जा रही है, हम यहाँ लिख देंगे कि ये जो विद्यार्थी ने 2 सत्र में 2005-6 और 6-7 में क्या बताया गया है कि इनके विषयों में कितने कितने उसको अंक मिले हैं। तो प्राप्त अंक दर्शाए जा रहे हैं। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन सबसे अच्छा सुधार हुआ है, तो गणित विषय में उसको सबसे अधिक सुधार हुआ है। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो अंग्रेजी विषय में उसको पहले से कम अंक मिले हैं। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, देखिए हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो यहाँ यदि हम आंकड़ों को एक बार देखना चाहें तो देखें कैसे हिंदी विषय में, यह देखिए हिंदी में बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल बराबर आए हैं, है ना। और किस में गिरावट हुई है, तो देखिए पहले सत्र में जो है उसको यहाँ पे देखें तो लाल वाली जो है उसको अधिक अंक मिले थे, लेकिन द्वितीय वर्ष में ये नीला दर्शाया गया, इसको कम
कम अंक हो गए। बाकी गणित विषय में देखें तो बहुत अच्छा स्कोर रहा था इस प्रकार से। और बाकी सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में इस प्रकार से उसका स्कोर यानी उसको बढ़ोतरी ही हुई है द्वितीय वर्ष जब उसने परीक्षा दी थी। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, उसके भोजन को। आंकड़ों में यहाँ पे देखिए वर्ष दिए गए कि 2001, 2, 3, 4, 5। उत्पादन दिया गया है टनों में। इस प्रकार से उत्पादन हुआ खाद्यान्न उत्पादन 45 टन, 48, 60, 62, 80 इस प्रकार से। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक द्विदंड आलेख है, एक दंड आलेख बनाना था। ठीक है, दंड आलेख को बताना है। तो नीचे जो यहाँ पे सन दिए गए हैं 2001, 2, 3, 4, 5 वो हम नीचे लिख देंगे कि वर्ष है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया है, या आप अच्छे से लिख लें, यहाँ जगह हो तो वर्ष लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये उत्पादन की मात्रा लिखेंगे 40, 50, 60, 10-10 के अंतराल से मैंने बना दी, क्योंकि यहाँ जो अंतराल था 10-10 के अंतराल से मिल जाएगा। पैमाना हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 टन हम मान लेंगे। 1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर के ये खंड हमारे 1-1 सेंटीमीटर के रहते हैं, तो 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 1 टन के बराबर है, हम ऐसा पैमाना मान लेते हैं। अब हमें यहाँ दो दंड आलेख इस प्रकार से बना देना है कि 2001 में कितना है, 2001 में 45, तो 45 हुआ है तो हमारा ये 40 हो जाएगा, 5 और 50 के आधे में बढ़ जाएंगे, तो ये पहला दंड आलेख बन जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से 2002 में 48 यानी 45 से 2 और आगे 2 अंक आगे, तो यहाँ 48 वाला ये दंड आलेख, यानी हमें इनका क्रम इस प्रकार से मिलाना होता कि ये इधर मिल जाएगा। फिर 48 का थोड़ा सा आगे का कर देंगे हम। ठीक है ना। 60 का देखिए, 60 का इस प्रकार से मिलाया गया कि 2003 में 60 है ना, और 2004 में 62, तो थोड़ा सा आगे बना दिया हमने कि यहाँ कहीं पे 62 होगा ये। ठीक, और लास्ट में 80 है तो 80 पूरा इस आंकड़े पर आपका 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दंड आलेख बनाए जाते हैं। यहाँ समझ लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 को कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी गई है। इन आंकड़ों में एक पाई चार्ट द्वारा हमें प्रदर्शन करना है। तो यहाँ देखें, ये भाषाएं विद्यार्थियों की संख्या, भाषाएं दी गई हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, और इनका यहाँ पे योग हो जाएगा। कितने विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, ये यहाँ पे संख्या दी गई कि ये विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, ये विद्यार्थी मराठी बोल रहे हैं, तमिल में 10 विद्यार्थी हैं, और टोटल योग 90 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, हम इस प्रकार से जब हमें पाई चार्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हमें पहले वाले जो हमारी भाषाएं दी गई हैं, भाषा को यहाँ पे लिख लीजिए। भाषा के बाद हमें इनकी संख्या क्रम से, जैसे ये इसमें सारणी में दी गई वैसे ही हम इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसको जो है ऐसे सीधे ऊर्ध्वाधर स्थिति में हम यहाँ पे सारणी बनाएंगे। ऐसी ये हमारी सारणी बन गई। तो ये 2 वाले संख्या तो हम यहाँ की लिख लेंगे। फिर इसके बाद आता है इनका भिन्न वाला कॉलम, ये भिन्न और केंद्रीय कोणों की माप। ये 2 कॉलम आपको और बनाना पड़ेंगे जब आप पाई चार्ट बना पाएंगे। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। बनाने के बाद इन सब का योग यहाँ पे 90 दिया गया है, तो यहाँ पे योग 90 आ जाएगा। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे। तो टोटल बटे में लिखते हुए 40/90, ये 40/90 5/9 आ गई, 25/90 5/12 आ जाएगी, 15/90 लिखेंगे, ये यहाँ पे 25/90 5/18 आ जाएगी। इसी प्रकार से सबका 15 का 10 का ये हम निकालते हुए इनको काटते जाएंगे और ये हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी भिन्न के रूप में। तो ये भिन्न मिल जाएगी। अब इस भिन्न में हमें 360 का गुणा करना, वो है केंद्रीय कोण की माप। तो देखिए 5/9 में 360 का गुणा किया, बराबर मिला 200। ठीक है ना। 9 से हम काट देंगे, 9 एकम 9, 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो 4 पंचे 20, 200। इस प्रकार से सबको काट लीजिए। और यह 5/18 में 360 का 1/6 में 360 का 1/9 यहाँ आए, तो इसमें 360 का गुणा करेंगे और इस प्रकार के काट करके हमें ये संख्या अंश में मिल जाएगी। अब इसका पाई चार्ट बनाना है, तो इस प्रकार से पाई चार्ट बनाएंगे। देखिए पूरी जो संख्या यहाँ पे दी गई है ये 200 है, और 100, 60 और 40 मिला के भी 200 होती है। तो 200 आधे में आ जाएगा। गोला बनाए, गोला में आधे में 200 रख देंगे, यानी ये हिंदी वाले विद्यार्थी दुगने हैं, है ना, सभी से। अब इसके बाद देखें 100 है, वो इससे आधा हो जाएगा, यानी ये 90 वाला कोण जो यहाँ पे बनेगा ये 100 हो जाएगा। अब 60 और 40 को 100 में बांट दीजिए, एक में 60 एक में 40। तो इस प्रकार से आपका ये पाई चार्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पाई चार्ट बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट द्वारा यहाँ पे बताया गया है। पाई चार्ट यहाँ पे बना बनाया मिला हुआ है, और चार्ट देखें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते, ये प्रश्न है। तो अब देखें, ये बस से जाने वाले विद्यार्थी हैं और ये साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी हैं, पैदल वाले हैं, कार वाले हैं। ठीक है, अलग अलग। तो हमें जो प्रश्न पूछा गया है हम उनके उत्तर देंगे। कुल यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या
संख्या हम देख लेंगे कि कितनी है, 672। ये दिया गया यहाँ पे 672, तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल 672 विद्यार्थी हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति जो रहती है उसकी टोटल माप होती है 360। यहाँ पे 360 का कोण बनता है, ठीक है ना, 360, तो ये भी हमने लिख दिया। साइकिल की माप दी गई है कि साइकिल से कितने विद्यार्थी जा रहे हैं, 90 विद्यार्थी साइकिल से जा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया, ये देखिए 90 विद्यार्थी साइकिल से जा रहे हैं। और बस से कितने जा रहे हैं, 120। ये हमने यहाँ पे अलग से प्रदर्शन कर लिया जिससे कि इसमें हमें दिक्कत ना हो। तो साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी 90/360 गुणित 672 करते हुए 168 विद्यार्थी निकल आएंगे जो साइकिल से जा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से बस का निकाल लेंगे। बस से जाने वाले विद्यार्थी 120/360 गुणित 672, और इनको काट दीजिए, बराबर उत्तर बन जाएगा 224। ठीक है, तो आपसे जो यदि काटते नहीं बनता है तो जरूर कमेंट्स करिएगा। इतना आप सीख रहे हैं, 8वीं तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको काटना और भाग देना ये सब चीज़ें पहले से आती है। जिन विद्यार्थियों से नहीं बनता है तो वह जरूर कमेंट्स करें, मैं उनको अगले वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 13 दिया है, दिया गया चार्ट है में यहाँ देखें सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ प्रश्न था कितने प्रतिशत भूमि ही नहरों द्वारा सींची जाती है, और 70% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ देखें कितने प्रतिशत अलग अलग दिया गया, यह नहर से सींची जाती है इतने प्रतिशत, टैंक से, अन्य, और यहाँ ट्यूबवेल से। तो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची, नहरों द्वारा 46% भूमि सींची जाती है, सीधा इसका उत्तर हो जाएगा। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जा रही है, देखिए टैंकों द्वारा 70% भूमि सींची जाती है, इसका उत्तर होगा। ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, ट्यूबवेल से देखिए 25% है, बस इसी से देख करके उत्तर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ऐसा दर्शा देना है। ठीक है ना, प्रश्न 1, 2, 3 के ये उत्तर हमने पहले बता दिया, आप इनको लिख लें। प्रश्न 14, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपया है, महीने की आय, उसके द्वारा मासिक चार्ट को जो मासिक दिया गया है उसकी चार्ट है, पाई चार्ट है, में दर्शाने वाली त्रिज्या खंड है, केंद्रीय कोण 60 अंश, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की जाती है, या मासिक आय कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसकी हमें पूरे पाई चार्ट में जो दिया रहता है कि केंद्रीय कोण है बटे 360 बराबर कुल आय, है ना, मासिक बचत, मासिक बचत, इसका ये हमें सूत्र है, आपने अभी लगाया भी था, बस ये है केंद्रीय कोण बटे 360 बराबर कुल, यानी गुणित कुल आय। तो यहाँ पे दी गई है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कोण की माप दी गई है, और यहाँ पे हमें कुल भी दिया गया है कि कुल आय कितनी है, 15,000 रुपया दिया गया है। केंद्रीय जो कोण होता है उसकी टोटल माप होती है 360 है, तो यहाँ पे 60/360 गुणित 15,000 करते हुए इनको काट देंगे तो 25,000 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25,000 रुपया क्या हो जाएगी उसकी, यहाँ पे हमें आय मिल जाएगी। तो उसने 25,000 रुपया बचत की। मासिक आय कितना प्रतिशत है, हम इसमें 25,000 बटे टोटल आय गुणित 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 50/2, यानी टोटल आ जाएगा, यहाँ पर हम काट दें तो 25%। ठीक है ना, उसकी मासिक आय 25% उसकी बचत हो रही है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 15वां दिया गया है, और इस प्रश्न क्रमांक 15 में यहाँ पढ़िएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय, जैसे स्कूल जाना, सोना, खेलना, ये सब चीज़ें सम्मिलित करते हुए नीचे एक सारणी दी गई है, इसको भरिए। इन आंकड़ों में एक पाई चार्ट द्वारा भी प्रदर्शन कीजिए, एक पाई चार्ट भी हमें बनाना है। तो यहाँ देखें इनकी गतिविधि दी गई है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे गतिविधि दी गई है, गतिविधि में है कि गतिविधि में व्यतीत समय, विभिन्न रूप, और 360 अंश जो होती है उसकी भिन्न की माप क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से सभी चीज़ें लिख लेंगे कि स्कूल, खेल, घर पर पढ़ाई, सोते कितने समय हैं, अन्य में कितना समय हम व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे जो आपकी दिनचर्या है, स्कूल में 6 घंटा रहते हैं, खेल में 4 घंटे व्यतीत करते हैं, घर में पढ़ाई 4 घंटे करते हैं, सोने में हमें 8 घंटे 8 घंटा सोते हैं, और अन्य समय खाने पीने नहाने धोने में 2 घंटा, इस प्रकार से हमारे 24 घंटा टोटल लग जाते हैं। इनमें हमें भिन्न बनाना थी तो टोटल कितना हुआ, 24। तो 6/24 बराबर 1/4, 4/24 से लिखेंगे 1/6, यानी टोटल को बटे करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भिन्न के रूप में इसको प्रदर्शन कर देंगे, भिन्न के रूप में निकाल देंगे। ठीक, इसी प्रकार से अब इनकी कोण माप निकालना है, तो ये जो यहाँ पे मान आया है 1/4, 1/4 में 360 का टोटल माप का गुणा करते चलना है, तो इसकी ये केंद्रीय कोण की माप आ जाएगी। ये 90 आ जाएगी, ये 60, ये 60, ये 120 और ये के 30 अंश आ जाएगी। अब पाई चार्ट को कैसे बनाना है, यहाँ देखें तो पाई चार्ट मैंने बना दिया है, बिल्कुल इसी प्रकार से पाई चार्ट आप बना देंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पे दिया गया था पहले 90, तो हम इसके 4 खंड करेंगे, 4 खंड में से ये 90, 90 हमारा यहाँ पे स्कूल जाना हो जाएगा, ये स्कूल 90 है, ठीक है ना। फिर 60, 60, 60 के 2 दिए हैं, तो यहाँ पे हम 60 को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये 60, 60 अंश के कोण होंगे और ये दुगना हो जाएगा 60 अंश से 120, ठीक है ना। 120 की माप और जो बचेगा वो 30 अन्य में हम इस प्रकार से पाई चार्ट में दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये दिए गए थे, यहाँ पे पाई चार्ट किस प्रकार से बनाना होती है, भिन्न की कोण क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने इस प्रश्न जो हमें अध्याय दिया गया था इससे आपने समझा है। तो 1 से 15 तक के प्रश्न सभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक करिएगा और आगे इसी प्रकार से समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मिन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी की जा रही है और आपका ये कोर्स जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप आगे सभी जो प्रश्न इसमें दिए गए इसके प्रश्न और गणित के प्रश्न जो है आपके कंप्लीट हो सकेंगे, ठीक है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।